प्रधानमंत्री मोदी ने आज श्रीनगर से विकसित भारत के साथ ही विकसित जम्मू कश्मीर की गारंटी दी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी के लिए यह गारंटी भविष्य का संदेश है। पीएम मोदी की गारंटी से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। फौजी सरकार के वजीर आजम चंद दिन पहले अपनी संसद में कश्मीर का रोना रो रहे थे। मोदी के आज के कश्मीर दौरे के बाद शहबाज शरीफ का रोना और बढ़ने वाला है। धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर की धरती पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने नए जम्मू कश्मीर की नई उमंग और नई उम्मीद का संदेश पूरी दुनिया को दिया। मगर सबसे ज्यादा खलबली श्रीनगर से महज 167 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में मची, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा साजिश रचने वाले पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने चंद शब्दों में ही सब कुछ समझा दिया। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। पीएम के इस संदेश से पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की बदली हुई तस्वीर का एहसास कराया। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की जंजीरों से आजादी मिली। उसके बाद घाटी में कैसे बदलाव आया, इसे आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है। 2019 में केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 80,423 करोड़ का बजट दिया था, जबकि इस बार अंतरिम बजट में 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 2019 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 1999 घटनाएं हुई। 2023 में एक भी जगह पत्थरबाजी नहीं हुई। 2019 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की 153 घटनाएं हुई। 2023 में आंकड़ा गिरकर 46 रह गया। 2019 में जम्मू कश्मीर में 1,61,00,000 सैलानी कश्मीर घूमने पहुंचे, जबकि 2023 में आंकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। कश्मीर हर रोज तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। विकास के नए विजन के साथ पीएम ने कश्मीर को हर सेक्टर में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया है। पीएम ने आज भी 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। 1,000 युवाओं को जॉब लेटर दिए। इसके बाद युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। इसके साथ ही पीएम ने जम्मू कश्मीर को वेडिंग डेस्टिनेशन यानी शादियों के लिए सबसे शानदार जगह बनाने की वकालत की।
तो मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये यहाँ पे इंतज़ाम किया और मुझे चुना कि यहाँ पे कि मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करूँ। तो मुझे भी बहुत ही खुशी हुई कि मैंने डायरेक्टली उससे बात की, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ मैं। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके कामों से बहुत मुतासिर हूँ और काफ़ी टाइम से बस इंतज़ार में था ये कि मोदी जी कब कश्मीर आएंगे और मैं अब सॉन्ग उनके लिए गाऊँ। कश्मीर का विकास पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। कश्मीर में विकास की गारंटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों को भी नई उम्मीदें दिखा रहा है। पीओके के लोगों को भी लगता है कि उनकी तरक्की भारत के साथ रहकर ही है। कश्मीर में विकास और पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ हो रहे आंदोलन को देखकर पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फौज हो या हुकूमत, हर कोई सदमे में है और पूरे पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अपना दुखड़ा रोता रहा है। इस्लामाबाद से लेकर दुनिया के कई मंचों पर पाकिस्तानी हुक्मरान आंसू बहाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर पर उसकी खोखली बातों को सब समझ चुके हैं। पाकिस्तानी अब समझ चुके हैं कि कश्मीर को लेकर उनकी बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए पीएम की जम्मू कश्मीर यात्रा से सबसे ज़्यादा परेशान पाकिस्तान ही है। मोदी ने जिस अंदाज में कश्मीर की तस्वीर को बयां किया और सौगातों की झड़ी लगाई, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि अब नया कश्मीर जल्दी ही विकसित कश्मीर के तौर पर पहचान कायम करेगा। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। कश्मीर विकास की रफ्तार पकड़ चुका है, हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है और पूरी दुनिया अब कश्मीर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। यही वजह है कि मोदी की गारंटी पीओके में भी खूब गूंज रही है। अब आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर है। नजर डालिए इन आंकड़ों पर। जम्मू कश्मीर का सालाना बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि पीओके का बजट सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए है, यानी 93,500 करोड़ कम। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपए है, जबकि पीओके में सिर्फ 74,000 रुपए है। और पाकिस्तानी रुपए की हालत तो दुनिया को पता ही है। जम्मू कश्मीर में 35 डिग्री कॉलेज हैं, जबकि पीओके में सिर्फ 6 कॉलेज हैं। जम्मू कश्मीर में रोजाना 20 से 22 घंटे बिजली रहती है, जबकि पीओके में 3 से 4 घंटे ही बिजली आती है। तो फर्क साफ समझा जा सकता है। पीओके के लोग भारत के साथ आने को बेताब हैं और सही वक्त पर सही फैसला होगा, इसकी उम्मीद कायम है। प्रधानमंत्री मोदी आज जब श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने शंकराचार्य की पहाड़ी को हाथ जोड़कर नमन किया। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया था। अब आपको शंकराचार्य पर्वत की कुछ खास बातें बताते हैं। श्रीनगर में जबरवान रेंज पर ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर बना है। शंकराचार्य पहाड़ी की चोटी पर भूरे पत्थरों से निर्मित प्राचीन शंकराचार्य मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल यहां श्रद्धालुओं का तांता लगता है। 19वीं सदी से इस मंदिर का प्रबंधन जम्मू कश्मीर का धर्मार्थ ट्रस्ट कर रहा है। और आइए अब देश हित में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। और अब एक खबर ऐसी जो उन लोगों से जुड़ी हुई है जो ऊंची इमारतों में बने फ्लैट में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई। फ्लैट में आग लगी जो फैलकर दूसरे फ्लैट तक पहुंच गई। ये सिर्फ सामान्य आग की घटना नहीं है, बल्कि सोसाइटीज में हो रही लापरवाही और जान से जुड़े गंभीर खतरे की खबर है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आग की ये लपटें सब कुछ जलाने पर आमादा हैं। ऊंची इमारतों वाले शहर ग्रेटर नोएडा की एक बिल्डिंग में लगी इस आग को देखकर वहां मौजूद लोग भी हक्के बक्के रह गए। भाई गेट खोल दिया ये। अरे यार, अभी तो गेट खुला शायद। भाई हो गया काम, हो गया। अरे चौथे पे भी जाएगी। उनका डर यह है कि अगर आग और ज्यादा फैल गई
तो कई फ्लैट को अपनी चपेट में ले लेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 की एक बिल्डिंग में सुबह अचानक आग लग गई। दूसरी मंजिल पर फ्लैट में जिस वक्त आग लगी, फ्लैट बंद था और उसमें कोई मौजूद नहीं था। आग दूसरी मंजिल से फैलकर तीसरी मंजिल तक पहुंच गई और दोनों फ्लैट एक साथ जलने लगे। आग को देखकर डरे सहमे बिल्डिंग के सभी लोग नीचे आ गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्डिंग में लगा फायर सिस्टम आग को बुझाने में नाकाम साबित हुआ, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। घंटों की कोशिश के बाद आग बुझ सकी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में आज सुबह 9:15 पर गौर सिटी 16 के इस फ्लैट में आग लगी और आग सेकेंड फ्लोर पर लगी और आग लगते लगते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। राहत की ये बात रहे कि जिस फ्लैट में आग लगी वो फ्लैट बंद था, क्योंकि जो फ्लैट का ऑनर राहुल सिंह है वो फ्लैट पर मौजूद नहीं थे। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर एक काबू पाया गया। फ्लैट में आग लगने की घटना ने एक बार फिर ऊंची ऊंची इमारतों में आग से सुरक्षा को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाहियों को उजागर कर दिया है। जिस फ्लैट में आग लगी थी उसका मालिक परिवार समेत एक दिन पहले ही छुट्टी पर गया हुआ था। दावा है कि बाथरूम में गीजर ऑन ही छोड़ गया था, जिसके कारण आग लग गई। दूसरी लापरवाही सोसाइटी के फायर सिस्टम में थी। उसे जब ऑन किया गया तो उसमें उतना फोर्स ही नहीं था जिससे आग बुझ सके। मतलब बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए लगा उपकरण बेकार साबित हुआ। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं हाई, एंड कोई भी आके चेक नहीं करता कि स्प्रिंकलर है ठीक है। कभी एक बार महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, आज तक कोई नहीं आया है देखने के लिए। अगर बच्चे रात को सो रहे होते वो भरपाई कौन देता? गौर सिटी दे देती। आज जब हमने पाइप लगाया उसमें पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मुझे पंप के बारे में मालूम नहीं था। पंप कहाँ से चलेगा, कहाँ से प्रेशर आएगा। अगर उसमें 10-15 मिनट डीसी में चलेगा, अगर बहुत जल्दी हो जाता, हो सकता है कि बहुत कुछ कवर हो जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर फ्लैट में आग लगी थी और ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों का प्ले स्कूल चल रहा था। त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी 3 गाड़ियां रवाना हुई। यहाँ आके देखा गया कि बंद फ्लैट, जो ऑनर है राहुल सिंह, वो कल बंद करके फ्लैट जो है बाहर निकले हुए हैं जिले से, और इस बंद फ्लैट की वजह से सेकंड फ्लोर से जो बालकोनी में होते हुए 3rd फ्लोर के बालकोनी में आग लगी थी, जो कि हाफ कवर था, उसमें भी आग लगी हुई। अच्छी बात इसमें ये रही कि कोई भी इसमें इंजरी नहीं है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है, चूंकि फ्लैट बंद था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1200 से ज्यादा ऊंची इमारतें हैं और इनमें करीब 10 लाख से ज्यादा फ्लैट हैं। बिल्डिंग में आग से बचाव का इंतजाम करना कानूनन बिल्डर के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वाले बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियम के मुताबिक इमारतों में अंडरग्राउंड पानी का स्टोरेज होना चाहिए। हर फ्लोर पर आग से बचाव के इंतजाम होने चाहिए। पानी की सप्लाई पाइप हर फ्लोर पर जानी चाहिए। हर फ्लोर पर सीढ़ियों से आने जाने का चौड़ा रास्ता होना चाहिए। फायर फाइटिंग उपकरण ठीक ढंग से काम करने चाहिए। सोसाइटी के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। समय समय पर फायर मॉक ड्रिल होनी चाहिए। ज्यादातर बिल्डर फायर फाइटिंग सिस्टम तो लगा देते हैं, लेकिन सालों तक उसका रखरखाव नहीं करते हैं, जिसके कारण आग के वक्त फायर फाइटिंग सिस्टम फेल हो जाते हैं। ऐसा ही ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 में हादसे के वक्त हुआ। समय और पैसा बचाने के लिए बिल्डर्स नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसकी वजह से हादसा और बड़ा हो जाता है। राजू राज, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। समंदर में भारतीय नौसेना ने ऐसा ऑपरेशन किया जिस पर दोस्तों और दुश्मनों दोनों की नजर है। भारतीय नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहली बार एक साथ आए। लक्षद्वीप के पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इस जोड़ी से नौसेना कितनी ताकतवर हुई और चीन का मुकाबला करने में कितनी मदद मिलेगी, ये पूरी जानकारी एयरक्राफ्ट कैरियर से आई इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगी।
एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसे 30 लड़ाकू विमान मौजूद होते हैं जो कुछ ही सेकंड्स में उड़ान भरकर आसमान से दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। और भारत के दोनों विमान वाहक जहाजों ने अरब सागर में अपनी विक्ट्री की गारंटी का प्रदर्शन किया है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और आमतौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिमी समुद्र तट की तरफ रहता है और दूसरा पूर्वी समुद्र तट की तरफ। हालांकि भारतीय नौसेना तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना का हमेशा से ये मानना था कि उसके पास 3 करियर बैटल ग्रुप्स होने चाहिए, यानी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ दूसरे जंगी जहाज होने चाहिए जो कि उसके अगल बगल घूम सके। कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जब चलता है तो वो अकेले नहीं चलता, उसके पास उसके चारों तरफ सबमरीन, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और दूसरे जंगी जहाजों का एक बेड़ा रहता है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का संदेश साफ है। नया भारत समंदर में और भी ज्यादा ताकत से किसी मिशन को अंजाम दे सकता है। भारत के पास अब अरब और हिंद महासागर में पहले के मुकाबले दोगुनी नौसैनिक क्षमता है। मिसाइल, ड्रोन हमले और समुद्री लुटेरों के खिलाफ व्यापारिक जहाजों की मदद के लिए ज्यादा ताकत लगाई जा सकती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी अरब सागर के बड़े हिस्से को कंट्रोल करना मुमकिन है। साथ ही हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को भी चुनौती देना आसान है। एक्सरसाइज के दौरान INS विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों से जल्दी लड़ाकू विमानों को लॉन्च किया गया। जहाज पर मौजूद छोटी सी हवाई पट्टी के अंत में एक एंगल होता है जो विमानों को उड़ने के लिए उछाल देता है, जो कम दूरी के बावजूद उन्हें टेक ऑफ में मदद करता है। हमारे पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ऑपरेट करेंगे और जितना कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी और एयर एफर्ट जो रेस कर सकते, मतलब साइमल्टेनियस लॉन्च, रिकवरी एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड एयरक्राफ्ट इन द एयर एट द सेम टाइम, ये सब दिखाता है कि कितना कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर और खासतौर पर ट्विन कैरियर ऑपरेशंस बहुत ही जटिल होते हैं, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर साथ में चल भी रहे हैं और उनसे एयर ऑपरेशंस हो भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर चल रहे हैं और उनसे एक साथ 40 फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहे हो तो वो कितनी बड़ी ताकत होती है और दुश्मन के लिए वो कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाजों को एक तरह से सांत्वना देती है, उनको एक हौसला देती है कि अगर उनके ऊपर किसी भी किस्म का हमला होता है तो भारतीय नौसेना उनकी मदद के लिए तुरंत पहुंचेगी। और पिछले 3 महीने में भारतीय नौसेना ने इस बात को कई बार साबित भी किया है। भारतीय नौसेना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ ऑपरेट करने का प्रदर्शन किया। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास ऐसी नौसैनिक ताकत है। संख्या के हिसाब से अमेरिका 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत, ब्रिटेन, चीन और इटली के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सिर्फ 2 विमान वाहक पोत ही नहीं, बल्कि इस एक्सरसाइज की लोकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरब सागर में ट्विन करियर ऑपरेशन करना, ट्विन करियर एक्सरसाइज करना भारतीय नौसेना का एक बहुत बड़ा संदेश है कि अरब सागर की सबसे बड़ी शक्ति भारतीय नौसेना है। और अगर अरब सागर में किसी भी व्यापारिक जहाज या भारत आने वाले किसी व्यापारिक जहाज पर कोई खतरा आया तो उसका जवाब भारतीय नौसेना बखूबी देगी। यहाँ पर जो फ्लाई पास्ट यानी जो उड़ान का कार्यक्रम था उसमें MiG-29 के ने टेक ऑफ कर लिया है। अब एक करके दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ करेंगे और वो लैंड करेंगे। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन वजनी तैरते शहर जैसे हैं। समंदर के रास्ते ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। इन दोनों के नाम भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूर्य की तरह प्रकाशवान और पराक्रमी, जबकि स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मतलब है तेजस्वी और बहादुर। अभी इन पर रूस में बना MiG-29 के लड़ाकू विमान मौजूद है और आगे चलकर रफाल का नेवल वर्जन भी नौसेना में शामिल होगा।
एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में किसी भी देश की एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी विकसित देश की नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय नौसेना ने INS विक्रमादित्य को 2014 में भारतीय नौसेना में भारत में शामिल किया था। उससे पहले 2013 में रूस ने इसको भारत को सौंपा था। लेकिन दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, जो कि देश में बना हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 45,000 टन वजनी है और इनमें 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट रखने की सुविधा है, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा हेलीकॉप्टर्स भी रखे जा सकते हैं। अभी भारतीय नौसेना के पास फाइटर जेट्स के तौर पर केवल MiG-29K है, जो कि पिछले दशक में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। हालांकि अब भारतीय नौसेना अपने लिए नए फाइटर जेट का चुनाव कर चुकी है और वो रफाल का नौसैनिक संस्करण होगा, जिसको भारतीय नौसेना के भविष्य के फाइटर के तौर पर रखा जाएगा। विक्रमादित्य और विक्रांत शत्रुओं को चुनौती दे रहे हैं और इनके रहते देश की 7,000 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद की तरफ दुश्मन आंख उठाकर देखने की भी सोच नहीं सकता। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, INS विक्रमादित्य। विक्रमादित्य और विक्रांत के बाद चीन पाकिस्तान को और झटके लगे। चीन की मदद से पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने नई चाल चली, पर कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान वैश्विक ग्रुप ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिली। खास बात यह है कि पाकिस्तान की सिफारिश चीन ने की थी, लेकिन चीन को भी नाकामी हाथ लगी। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और किसी भी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सदस्यों की सहमति जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर ज्यादातर देश सहमत नहीं हुए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही IMF की मदद को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने पहली बार बेल आउट पैकेज के मसले पर IMF को सीधी चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की निगरानी जरूरी है। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल सेना या कर्ज को चुकाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत है और चंद्रमा पर आई नई खबर से विश्व की टेंशन बढ़ गई है। चंद्रमा पर दुनिया की महाशक्तियों के बीच परमाणु रेस शुरू हो चुकी है। रूस और चीन ने मिलकर चंद्रमा की सतह पर परमाणु प्लांट लगाने की तैयारी की है। इससे दुनिया को कितना खतरा है, ऐसी आशंका भी है कि अगले परमाणु युद्ध की शुरुआत चांद से हो सकती है। धरती के बाद चांद पर भी परमाणु रेस शुरू हो गई है। रूस और चीन मिलकर चंद्रमा पर परमाणु प्लांट लगाना चाहते हैं। अगले 11 सालों में दोनों देश मिलकर चंद्रमा की सतह पर परमाणु प्लांट तैयार करने का दावा कर रहे हैं। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के CEO यूरी बोरिसोव के मुताबिक न्यूक्लियर पावर प्लांट को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए रूस एक रॉकेट बनाएगा जो परमाणु शक्ति से चलेगा और पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, और इसे चलाने के लिए इंसानों को नहीं बल्कि रोबोट को चंद्रमा पर तैनात किया जाएगा। असल में रूस और चीन ने 2021 में एक समझौता किया जिसमें चंद्रमा पर साइंटिफिक स्टेशन बनाने का प्लान बनाया गया। इसी स्टेशन को ऊर्जा देने के लिए परमाणु प्लांट की जरूरत है।